नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSGK स्टडी में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ लुसेंट सीरीज का 14वां सेट तथा आप मेरे वीडियो पे बने रहें तथा वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित था? तो जो भारत का संविधान है वो मूल रूप से कितने भागों में विभाजित था? वो था 22 भाग में। कितने भाग? जिस समय जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय कितने भाग में विभाजित था? 22 भाग में विभाजित था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 22 भाग। उसमें था 22 भाग और 8 अनुसूची। लेकिन अभी वर्तमान में जो है हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग है। 25 भाग हैं और 12 अनुसूची। कितने अनुसूची? 12 अनुसूची। इसलिए याद रखिएगा, जब मूल संविधान बन रहा था उस समय था 22 भाग 8 अनुसूची, लेकिन वर्तमान में है 25 भाग 12 अनुसूची। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? जो कंप्यूटर को किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? तो हुआ था, ट्रांजिस्टर का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था? दूसरी पीढ़ी में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पीढ़ी। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था। पहली पीढ़ी में क्या था? वैक्यूम ट्यूब। तीसरी पीढ़ी में था आईसी चिप्स। जो आईसी चिप था वो किस पीढ़ी में था? तीसरी पीढ़ी में था। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। चौथी पीढ़ी में कौन सा है? माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष था वो कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। कब हुआ था? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। इसके जो पहले अध्यक्ष थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? वेवेश चंद्र बनर्जी। और जो प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। और तीसरे थे, कब बने थे? 1887 ईस्वी में हुआ था मद्रास अधिवेशन। कब हुआ था? मद्रास अधिवेशन में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? जो दूरदृष्टि दोष को दूर करने किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तल लेंस का। दूर और यदि पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष में दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस होगा। ये होगा निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का। और डिफॉक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष, यानी कि ना उसे नज़दीक का वस्तु दिखाई पड़ता है ना दूर की वस्तु। उसके लिए कौन सा दृष्टि दोष बोलते हैं? उसको जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? डिफॉक्सी लेंस। और ये जो बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं वो अबिंदुकता दृष्टि दोष के लिए। ये जो बेलनाकार का जो प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस का, वो अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो भूमंडल में जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो कौन सा है? इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। और यदि पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप जो हो जाएगा वो ग्रीनलैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड। और सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में समवर्ती जो सूची है वो किस संविधान से लिया गया है? समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। जो आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। मूल अधिकार जो यूएसए के संविधान से लिया गया है। जो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो हमारे संविधान में इसका उल्लेख किया गया वो किस देश से लिया गया है? वो फ्रांस के संविधान से लिया गया। कहाँ से? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? पृथ्वी जो है सूर्य से न्यूनतम दूरी पर कब होती है? पृथ्वी जो सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है वो 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी। जो पृथ्वी को सूर्य से जब से न्यूनतम दूरी पर होती है उस घटना को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। याद रखिएगा इसको, जो न्यूनतम दूरी पे होती है उसको उपसौर के नाम से जाना जाता है। वो कब होता है? 3 जनवरी को। और जो पृथ्वी से सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पे कब होता है? वो 4 जुलाई को होता है। क्या होता है? 4 जुलाई को। उसको क्या कहते हैं? अपसौर के नाम से जाना जाता है। उस घटना को क्या कहते हैं? अपसौर। इसलिए इसको याद रखिएगा, पृथ्वी न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को और अधिकतम दूरी 4 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दूरी की इकाई। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है। इसलिए पहले तीर्थकर कौन हुए? ऋषभदेव हुए। और महावीर समय में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन तीर्थकर थे? 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। कौन थे? 23वें तीर्थकर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो कौन सा है? वो भारत रत्न है। ठीक है, भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? भारत रत्न की शुरुआत हुआ था 1954 से। कब हुआ था? भारत रत्न जो पुरस्कार दिया जाता है वो कब से दिया जाता है? 1954 से। सबसे पहले मिला था किसको किसको? सी गोपालाचारी, राधाकृष्णन और सीवी रमन को मिला था। किसको मिला था? 1954 ईस्वी में 3 आदमी को मिला था, सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो वंदे मातरम का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किए थे अरविंद घोष ने। किसने किया था? अरविंद घोष ने। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष। जो वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया है? बंकिम चंद्र के जो उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से लिया गया था। लेकिन इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो हुआ था वो किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल कहाँ स्थित है? जो कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल है वो कहाँ पे स्थित था? वो राजस्थान में स्थित है। किस नदी किनारे? घग्घर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? घग्घर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। गुजरात में लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जय संहिता किसका मूल नाम है? तो जय संहिता किसका मूल नाम है? महाभारत का। किसका नाम है? महाभारत का मूल नाम है जय संहिता। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महाभारत। महाभारत के रचयिता किसे कौन है? महाभारत के रचयिता वेद व्यास। वेद व्यास महाभारत के पंचतंत्र का विष्णु शर्मा है। और रामायण का कौन है? महर्षि वाल्मीकि। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? तो ब्लड कैंसर को क्या कहा जाता है? इसको ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से। इसलिए राइट आंसर उसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ल्यूकेमिया। यदि पूछा जाए कि कैंसर के रोगी को ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसको उपयोग किसका किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? कोबाल्ट 60 का। याद रखिएगा, कैंसर को उपयोग के लिए कोबाल्ट 60 का जो है उसको प्रयोग किया जाता है। किसको? कोबाल्ट 60 को। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पूछ रहा है इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखिएगा। एक प्रश्न आता है कि लाइफ डिवाइन, ठीक है, याद रखिएगा, लाइफ डिवाइन इसके लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन के जो लेखक है वो श्री अरविंदो है। कौन है? श्री अरविंदो लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन यदि पूछा जाए
तो हो जाएगा कौन, श्री अरविंदो। लेकिन यहीं पूछ जाएगा डिवाइन लाइफ, उल्टा पूछ दिया डिवाइन लाइफ, तो डिवाइन लाइफ के लेखक हो जाएंगे शिवानंद शर्मा। याद रखिएगा इसको, बहुत कन्फ्यूजन प्रश्न है ये कि लाइफ डिवाइन के लेखक श्री अरबिंदो हैं, लेकिन डिवाइन लाइफ का शिवानंद है। याद रखिएगा इसको, कन्फ्यूजन नहीं करना है। इसमें लाइफ डिवाइन पूछे तो श्री अरबिंदो और डिवाइन लाइफ पूछे तो शिवानंद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो कितने वर्ष के अंतराल पर जो जनगणना होती है वो भारत में होती है? तो कितने वर्ष के बाद होती है? इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष। जो जनगणना की शुरुआत हुआ था किसके काल में हुआ था? किस गवर्नर के काल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। जो जनगणना की शुरुआत जो होती है वो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में जनगणना की शुरुआत होती है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि नियमित जनगणना जो अभी तक 10 साल में अंतराल में जो जनगणना हो रही है वो किसके शासनकाल से स्टार्ट हुआ है? तो वो हो जाएगा लॉर्ड रिपन के काल से। कब से? लॉर्ड रिपन के काल से नियमित जनगणना। लेकिन जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के काल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल से 1881 से स्टार्ट है। इसी कर 1881 से लगातार प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होते आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, CAD का पूर्ण रूप क्या है? तो CAD का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुमार गुप्त। इसलिए इसका राइट आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। यहाँ पे दिया हुआ स्कंदगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि हून आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो हून आक्रमण जो हुआ था वो स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। किस काल में? स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था? भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था सर्वप्रथम दादा भाई नेरोजी ने किए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नेरोजी। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त का जो स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? वो आवश्यक है विटामिन के। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी कौन? बछेंद्री पाल। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल। यदि क्वेश्चन आए कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है, भारतीय महिला कौन है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा संतोष यादव। कौन हो जाएगा? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन? संतोष यादव। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। यदि पूछा जाए सबसे छोटा ग्रह, तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसका सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। यदि पूछा जाए कि सूर्य से सबसे अधिक नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो कौन सा? बुध हो जाएगा। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो भारत की सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वो हो जाएगा सिक्किम। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो सिक्किम है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। यदि पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए वो गोवा हो जाएगा, और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से वो राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के जो शिलालेख है वो सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जेम्स प्रिसेप। इसने 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में
जेम्स ब्रिसेप्ट ने अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की आकृति किस अनुपात में है? जो राष्ट्रीय ध्वज की आकृति जो है वो किस अनुपात में है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसकी आकृति जो है वो 3:2 के रेशियो में है। कितना है? 3:2 के रेशियो में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 3:2। पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था, वो हो जाएगा पिंगली वेंकैया। किसने तैयार किया था राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन? पिंगली वेंकैया ने। पूछा जाएगा अब कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो वो हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और इसके जो डिजाइन जो तैयार किया गया था वो तैयार किया गया था किसका? पिंगली वेंकैया के द्वारा। किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए तथा मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो हमेशा मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।